हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेट, जेआरएफ और सेट के इसमें 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने बच्चे दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट का, और नेट का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जिसने भी भरा है, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसमें नेट में जो है, इसमें हम ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। अब धीरे धीरे इसके आगे पार्ट भी आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अवशिष्ट पहाड़ को क्या कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अवशिष्ट पहाड़ को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इनलियर, इंसेलबर्ग, प्लाया, पेडिमेंट। तो क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, इंसेलबर्ग कहते हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मरुस्थल में अपरदन के बाद बचा हुआ अलग थलग चट्टानी टीला क्या कहलाता है, इंसेलबर्ग कहलाता है। ये आप नोट कर लेना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग से संबंधित है। ऑप्शंस हैं तापीय प्रसार और संकुचन, परतों का अपक्षय, ऑप्शन सी जल योजन एवं जल अपघटन, ऑप्शन डी हिमकण प्रक्रिया या हिमकण क्रिया। तो इसका आंसर है आपका जल योजन एवं जल अपघटन। ये रासायनिक प्रक्रिया से यानी रासायनिक अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जल योजन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन आदि प्रक्रियाएं रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आती हैं। इसमें जल योजन आ जाता है, अपघटन आ जाता है, ऑक्सीकरण आ जाता है और कार्बोनेशन ये सभी जो हैं ये रासायनिक वेदरिंग से यानी केमिकल वेदरिंग से बनती हैं, रासायनिक अपक्षय से बनती हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक अपक्षय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति कौन सी है। रासायनिक अपक्षय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति कौन सी है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रासायनिक अपक्षय होता है, आपको ये बताना है। शीत एवं शुष्क, शीत व शुष्क, शीत व आर्द्र में, उष्ण व शुष्क में, उष्ण व आर्द्र में। तो सबसे ज़्यादा रासायनिक अपक्षय कहाँ होता है, रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती हैं, उष्ण व आर्द्र मौसम में होती हैं। यह आप नोट कर लेना। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अधिक तापमान और नमी से क्या हो जाता है, रासायनिक क्रियाओं को तीव्र कर देती हैं। ये जब अधिक तापमान बढ़ जाता है और अधिक नमी होती है तो ये क्या कर देती हैं, रासायनिक क्रियाओं को तीव्र कर देती हैं, अधिक कर देती हैं। इसलिए उष्ण आर्द्र क्षेत्र में यह सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, गर्मी वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे गर्मी वाले क्षेत्रों में रासायनिक क्रियाएं अत्यधिक होती हैं और बहुत तीव्र गति से होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपक्षय में जब पदार्थ घुलकर हटते हैं तो इसे क्या कहते हैं। अपक्षय में जब पदार्थ घुल जाते हैं और हट जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, अपघटन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, सैपिंग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जब जल किसी खनिज या चट्टान को रासायनिक रूप से घोल देता है तो संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण क्या होता है, ये आप नोट कर लें। जब जल क्या होता है, जब किसी खनिज या चट्टान को रासायनिक रूप से क्या कर देता है, घोल देता है, तो उससे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, यानी कोरोजन कहते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को बाइलिंगुअल मेथड से आप पढ़ेंगे तो अच्छे समझ आएगा, क्योंकि हिंदी की जो वर्डिंग्स है कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं, एग्ज़ाम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की नहीं चेंज करते, इंग्लिश का शब्द वो ही रहता है।
तो आप इनको अच्छे से देख लेना। तो आपको ज्योग्राफी जो है वो बाइलिंगुअल भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन किससे निर्मित होता है? आउटवॉश प्लेन जो है वो किससे निर्मित होता है ये आपको बताना है। भूमिगत जल से, हिमानी से, वायु से, बहता जल से। तो आउटवॉश प्लेन किससे संबंधित है, निर्मित होता है? ये होता है हिमानी से होता है। किससे होता है? हिमानी से होता है। ये आप नोट कर लेना। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमनद के पिघले जल द्वारा, हिमनदी जब जब इसका जब जल पिघल जाता है हिमनदी का, उससे जो निक्षेपित जो बालू और मिट्टी होती है, बालू मिट्टी से उसका एक समतल क्षेत्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? आउटवॉश प्लेन कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थर होम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आर्थर होम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन से जियो सिंक्लाइन सिद्धांत, भूभंगाल यानी जियो सिंक्लाइन सिद्धांत, ऑप्शन बी ताप संकुचन सिद्धांत, ऑप्शन सी स्लाइडिंग महाद्वीप सिद्धांत, ऑप्शन डी ताप संवहन धारा सिद्धांत। तो किसी आर्थर होम्स ने जो कौन सा सिद्धांत दिया था? ताप संवहन धारा सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। यह आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए आर्थर होम्स ने कहा कि पृथ्वी के मेंटल में, जो पृथ्वी का मेंटल होता है, पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसमें जो पृथ्वी के मेंटल वाली वो परत है, इसमें संवहन धाराएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? इसके द्वारा पर्वत निर्माण की इसके द्वारा जो पर्वत होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। तो ये आप नोट कर लें। इधर थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गई है, तो ये पर्वत है। ठीक है, क्या है? पर्वत। पर्वत निर्माण के प्रमुख कारण है। आर्थर होम्स ने कहा कि पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं पर्वत निर्माण की प्रमुख कारण है, पर्वत निर्माण का। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होते हैं? पर्वत निर्माण बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अवरोध पर्वतों को क्या कहा जाता है? हार्स्ट पर्वत कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, गुम्बद पर्वत कहा जाता है, एल्पाइन पर्वत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हार्स्ट पर्वत कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना। क्या कहा जाता है? हार्स्ट पर्वत। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए भ्रंशन यानी फॉल्टी, भ्रंशन के कारण जो ऊंचे उठे हुए ब्लॉक बनते हैं, भ्रंशन के कारण जो ऊंचे उठे हुए ब्लॉक बनते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? हार्स्ट पर्वत कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा चलिए चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा स्थल रूप हिमानी निक्षेपण से बनता है? निम्न में से कौन सा स्थल रूप हिमानी निक्षेपण से बनता है? केम्स बनते, स्तंभ बनते, एरिड बनते या कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा स्थल रूप हिमानी निक्षेपण से बनता है? केम्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। केम्स आपका सही उत्तर है। हिमानी निक्षेपण से केम्स बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? हिमनद के पिघले जल, इसके तो बारे में थोड़ा जान लेंगे। हिमनद के जो पिघले जल द्वारा निक्षेपित छोटे छोटे जो टीले होते हैं, जब हिमनदी जल को पिघला देती है, जब हिमनदी अब पिघलती है और उसके द्वारा जल बसता है, जल क्या हो जाता है? उसके द्वारा कुछ निक्षेपित छोटे छोटे क्या होते हैं? टीले होते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? केम्स बोलते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी नदी की वह न्यूनतम ऊंचाई क्या कहलाती है? किसी नदी की वह न्यूनतम ऊंचाई क्या कहलाती है जिसके नीचे वह कटाव नहीं कर सकती? किसी नदी की वह न्यूनतम ऊंचाई क्या कहलाती है जिसके नीचे वह कटाव नहीं कर सकती? स्रोत, मुहाना, आधार स्तर, उपनदी। तो एक जो न्यूनतम ऊंचाई है, जैसे ऊंचाई है, ठीक है, नदी बह रही है, इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो है उसको क्या बोलते हैं? आधार स्तर बोलते हैं। इसके नीचे नदी क्या होती है? कटाव नहीं कर सकती किसी का। ठीक,
तो ये आप नोट कर लेना, आधार स्तर। नदी का वह स्तर, आधार स्तर वह सीमा है, नदी का आधार स्तर वह सीमा है जिसके नीचे नदी भूमि को काट नहीं सकती, उसके नीचे नदी भूमि को काट नहीं सकती, उसी को क्या बोलते हैं, आधार स्तर बोलते हैं, यानी बेस लेवल बोलते हैं। ये आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी का घुमावदार धारा, नदी की घुमावदार धारा कट जाने पर जो अर्धचंद्राकार झील बनती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वयं झील, ऑक्सबो झील, लैगून झील, डेल्टा झील। तो नदी की घुमावदार धारा, जब नदी बहती है उसकी घुमावदार धारा जो ऐसे करके कट जाती है, ऐसे करके, एक मिनट देखिए, ऐसे करके जो कट जाती है, ठीक है, नदी की घुमावदार धारा जो कट जाती है और जो अर्धचंद्राकार झील बनती है, ये चंद्रमा के टाइप एक झील बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वयं झील, ऑक्सबो झील, लैगून झील, डेल्टा झील। तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील कहते हैं। इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। यह झील तब बनती है जब नदी का प्राकृतिक मार्ग, यह नदी कब बनती है, यह नदी तब बनती है जब नदी का जो प्राकृतिक मार्ग होता है वो कटकर जो है अलग हो जाता है। जैसे नदी बह रही है तो कुछ सालों बाद क्या होता है, ये नदी कटकर एक अलग नदी में नदी एक अलग हो जाती है और इसका एक अलग आकृति बना लेती है, अर्धचंद्राकार आकृति बना लेती है, उसे क्या बोलते हैं, झील टाइप बन जाती है और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सबो झील बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11, विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी पवन पाई जाती है, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन, डोलड्रम या मॉनसूनी पवन। तो विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी पवन पाई जाती है, डोलड्रम पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के निकट कम दाब क्षेत्र में, जब विषुवत रेखा के निकट जो होती है कम दाब क्षेत्र बनता है, उसमें एक शांत और मंद पवन चलती है, एकदम शांत और मंद पवन चलती है, उसकी क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल निकासी घनत्व, ड्रेनेज डेंसिटी का क्या अर्थ है। ऑप्शन हैं आपके, कुल धाराओं की संख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, कुल धाराओं की लंबाई डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, सबसे ऊंचे क्रम की धारा डिवाइडेड बाय निम्न क्रम की धारा, निम्न क्रम की धारा, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, धारा ही। और ऑप्शन डी, सबसे बड़ी धारा डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुल धाराओं की लंबाई डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल से क्या निकाल जाते हैं, किसका सूत्र है ये, जल निकासी घनत्व का सूत्र, यानी ड्रेनेज डेंसिटी का ये क्या है, सूत्र है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डेंसिटी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जल निकासी घनत्व इज इक्वल टू, ये आप सूत्र नोट कर लेना, फॉर्मूला जो है ये नोट कर लेना आप, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जल निकासी घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, कुल नदियों की लंबाई डिवाइडेड बाय जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये नोट कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाह्य भार, एक मिनट, बाह्य भार हट जाने पर पृथ्वी की परत के उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बाह्य भार हट जाने पर पृथ्वी की परत के उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसार, संकुचन, विस्तार, हिमोत्तर उत्थान, कोई नहीं। तो बाह्य भार हट जाने पर पृथ्वी की परत को उठने की प्रक्रिया कहलाती है, हिमोत्तर उत्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, हिमोत्तर उत्थान कहलाती है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाच्छादन हटने पर भार घटता है और भूमि ऊपर उठ जाती है और इसे हिमोत्तर उत्थान कहते हैं, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समस्तित्व, आइसोस्टेसी का अर्थ है, क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, समस्तित्व क्या अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं, महासागरीय परपटी का निर्माण, ऑप्शन बी पृथ्वी की परपटी और मेंटल का संतुलन, ऑप्शन सी अपरदन से उत्पन्न उत्थान, ऑप्शन डी प्लेट का नाश। तो समस्तित्व का क्या अर्थ है, पृथ्वी की परपटी और मेंटल का संतुलन, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए आइसोस्टेसी क्या होती है,
समस्तित्व यानी आइसोस्टेसी पृथ्वी की परत का संतुलन है। पृथ्वी की परत का क्या है? ये संतुलन है, जहाँ हल्की व भारी परतें द्रवित मेंटल में तैरती हैं। एक द्रवित मेंटल है, एक परत द्रवित मेंटल है, और वो जब द्रवित मेंटल है इसमें हल्की और भारी परतें क्या हो जाती हैं? तैरने लगती हैं, और इसे क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, अपर्दन से चट्टानों का उत्थान क्यों होता है? जब अपर्दन होता है तो चट्टानों का उत्थान क्यों होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, समस्तित्वीय क्षतिपूर्ति के कारण, ऑप्शन सी कृष्ण पुनर्चक्रण के कारण, ऑप्शन डी अंतःक्षेपण के कारण। तो अपर्दन से चट्टानों का उत्थान क्यों होता है? समस्तित्वीय क्षतिपूर्ति के कारण ही। यह आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ऊपर की परतें हटने से, जब ऊपर की परतें जब हट जाती हैं और भार कम हो जाता है, इसलिए निचली परतें ऊपर उठती हैं। जब भार कम हो जाता है तो ये क्या हो जाती हैं? ऊपर उड़ जाती हैं नीचे की परतें। इसे ही समस्तित्वीय उत्थान कहते हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे अधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे अधिक चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? कायंत्री चट्टान, द्वितीयक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक चट्टानें कौन सी? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सतह पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, सतह पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अवसादी चट्टानें सर्वाधिक फैली हुई हैं। ये आप नोट कर लेना पॉइंट। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, स्पेन और फ्रांस की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? स्पेन और फ्रांस की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, ये आपको बताना है। कार्पेथियन, जूरा, काकेसस, पेरिनीस। तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पे कौन सा पर्वत है? पेरिनीस पर्वत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पेरिनीस पर्वत यूरोप में, तो इसके बारे में लिख लेंगे। पेरिनीस पर्वत यूरोप और स्पेन, यूरोप में पेरिनीस पर्वत कहाँ पर? यूरोप में है, और ये स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी कैंत्रिक चट्टान नहीं है? कैंत्रिक चट्टान नहीं है, ये बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कैंत्रिक चट्टान नहीं है, आपको बताना है। संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है, या ग्रेनाइट है? नहीं है। तो इसमें से कौन सी कैंत्रिक चट्टान नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट। तो कौन सी कैंत्रिक चट्टान नहीं है इसमें? ग्रेनाइट है। कौन सी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है कैंत्रिक चट्टान नहीं है। वो कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। देखिए, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जबकि बाकी तीन कैंत्रिक चट्टान है। ये आप नोट कर लेना। संगमरमर, स्लेट और क्वार्ट्जाइट कौन सी कैंत्रिक चट्टान है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यारडांग, यारडांग किस क्रिया से बनता है? यारडांग जो स्थलाकृति है, ये किस क्रिया से बनती है, ये आपको बताना है। हिमानी अपरदन, नदी अपरदन, वायवीय अपरदन, समुद्री अपरदन। तो यारडांग जो है ये मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थली में क्या चलती है? वायु चलती है, यानी वायवीय अपरदन से ये, तो किससे संबंधित है? वायवीय अपरदन से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट है। वहाँ पर ये यारडांग पाए जाते हैं जहाँ पर मरुस्थली क्षेत्र रहता है, वहाँ पर जहाँ पर पवन चलती है, वहाँ पर यारडांग स्थलाकृति बनती है। तेज हवा द्वारा रेत और धूल के अपरदन से बनने वाला जो लंबा कटा हुआ स्थल रूप होता है, वो क्या कहलाता है? यारडांग कहलाता है। यानी तेज हवा द्वारा जब रेत और धूल के का जब अपरदन होता है और एक लंबा कटा हुआ स्थल रूप बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? यारडांग कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी पाए जाते हैं? कौन सा अधिक तत्व जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी के केंद्र में? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, निकेल और लोहा, मैग्नीशियम और लोहा। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? निकेल और लोहा पाए जाते हैं। ऑप्शन
सी करेक्ट है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, निकल और लोहा। आप ये नोट कर लेना, निकल और लोहा। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोर मुख्यतः जो पृथ्वी का जो आंतरिक है, जो सबसे तीसरी परत है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर होता है, जो तीसरी परत है, ये मुख्यतः किससे बनी हुई है, जिसको कोर कहते हैं, ये निकल और लोहे से बनी हुई है। दो तत्व पाए जाते हैं, यानी निकल पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, इस लेयर को नीफे भी कहा जाता है। तो ये नोट कर लेना। इसको किसने दिया था, स्विस महोदय ने दिया था। स्विस महोदय ने, किसने दिया था, स्विस नामक स्विस महोदय थे। उन्होंने ये पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, सियाल, साइमा और नीफे। सबसे ऊपर परत को सियाल कहते थे, बीच वाली परत को साइमा कहते थे और तीसरी परत को नीफे कहते थे। अगर आपको ये इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हम उसके बारे में, उसके लिए हम एक नई अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। चलिए, थे हमारे कुछ नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्द अपलोड होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, जैसे हो गया टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, एमपी का कोई एग्ज़ाम है, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, तो आप इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में इन सभी जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सब की तैयारी कराई जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।